हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज 11th क्लास का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 5 लॉज को हम पढ़ने वाले हैं जो एक तरह से आप कह सकते हो केमिस्ट्री की नींव है, बुनियाद है ना। ये लॉ 250 साल पुराने लॉज थे, उन साइंटिस्टों ने इनको दिया था। आज इनकी वैलिडिटी नहीं है, मतलब ये फॉलो तो नहीं होते, उस समय भी नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती गई तो इन लॉस की लिमिटेशन बने। उस समय तो ये बड़ी रिसर्चें हुआ करती थी, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी यूं है क्योंकि मैंने कहा कि ये जो लॉस थे ये हमारे लिए एक फाउंडेशन का काम करा था केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो सबसे पहला लॉ इसके अंदर होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इस लॉ को हम गे-लुसेक्स लॉ भी बोलते हैं। गे-लुसेक एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने दिया था। तो सबसे पहला लॉ आप लोगों को पता ही होगा, आप इसको मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय करके बोलते थे। ये लॉ देने वाले जो साइंटिस्ट थे ये बड़े महान साइंटिस्ट थे। इनका नाम था एंटोनी लेवोइजियर और ये मेरे क्लासमेट थे, तो इन्होंने ये लॉ दिया था। ओके, तो इन्होंने ये कहा था कि कोई भी अगर जो केमिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं, उसमें हमेशा रिएक्टेंट का मास इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास से। आप समझ रहे हो इन्होंने क्या बोला था? मैं लिख देता हूं। इन्होंने कहा था कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज the mass of reactant will always equal to the mass of product। फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। एग्जांपल से समझ लो इसको जल्दी जल्दी। फिजिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं। मैंने 100 ग्राम आइस ली, बर्फ, टेम्परेचर था यहाँ 0। हमने जब टेम्परेचर को हीट करा, थोड़ा बढ़ाया मतलब बीकर को, तो ये आइस काय में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़े से हीट देने पे वाटर में। तो जो वाटर का वेट होगा वो भी कितना होगा? 100 ग्राम। समझ लो फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में आप देख लो, केमिकल चेंज CaCO3 ये 100 ग्राम ले लिया। अब इत्तेफाक है कि ये जो 100 ग्राम है एक्चुअल में इसका मोलर मास भी होता है, ठीक है, मतलब 1 मोल लिया हमने। तो जब इसको हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब तुम हीट करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस बाहर। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का जो मिक्स वेट होगा वो भी 100 ग्राम ही होगा, जिसमें से ये 44 ग्राम होगी और बचा हुआ वजन होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, कितना होगा? 56। ठीक है, तो ये जो लॉ था ये यही बताता था। एक्चुअल में ये रिएक्शन इस लॉ को स्पेसिफाई कर रही है, ठीक है। लेकिन इस लॉ का लिमिटेशन भी थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिमिटेशन भी थे, और लिमिटेशन जो था इसका एक ही लिमिटेशन आप याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें मास कन्वर्ट हो जाता है काय में? एनर्जी में। मास किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो मास तो कम हो गया, अब मास कांस्टेंट कहां रहा? इस लॉ के अनुसार तो मास को कांस्टेंट रहना था। देखो हम पढ़ते थे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वहां तक बात ठीक थी, लेकिन कई चीजें उसमें भी चेंजेस होती रहती हैं। अब वो चीज तुम आगे आगे पढ़ते जाओगे किस तरह होती है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। जैसे चार्ज कंजर्वेशन का भी लॉ आता है, उसको भी तुम समझोगे जब फिजिक्स पढ़ोगे। तो खैर अभी इतना डीप में नहीं जाते, यहीं पर ही वापस आ जाते हैं। तो मास कंजर्वेशन का जो लिमिटेशन था वो था न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्चुअल में मास जो है, जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो जो मान लो अगर हमने एक पर्टिकुलर x अमाउंट ऑफ मास लिया है, इसमें x ग्राम लिया है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट यहां पर आएगा और कुछ ना कुछ एनर्जी में निकल जाएगा बाहर। जो रेडिएशन होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडिएशन निकलते हैं, तो वो जो रेडिएशन ऐसे कैसे निकल जाएंगे? हवा से थोड़ी आ रहे हैं, वो मास एक्चुअल में रेडिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब मास कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लिमिटेशन। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अब मैं आपको एक करा देता हूं। बहुत ही सिंपल सा है, एक मतलब बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है जो तुम देख कर भी समझ जाओगे। तो तुम्हारी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन अभी आ गया होगा और
या तो स्क्रीन पर आ जाएगा या इधर ही कहीं हम डाल देंगे, और मैं उसको यहाँ से पढ़ देता हूँ ताकि टाइम भी बच जाए, ठीक है ना। इन्होंने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब ये है NaHCO3, इसको हमने ऐड करा सॉल्यूशन में किसके, एसिटिक एसिड के, ठीक है। और ये कितना ग्राम है, 4.2 ग्राम। क्वेश्चन में आप देख रहे होगे एसिटिक एसिड कितना ग्राम दिया इन्होंने, वेइंग 10 ग्राम, ये इन्होंने 10 ग्राम दिया, ठीक है, 10 ग्राम। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड, यहां पर क्या ऑब्जर्व हुआ कि 2.2 ग्राम CO2 रिलीज हो गई, ठीक है, is released in the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12 gram. Show that this observation are in agreement with law of conservation of mass. तो जो residue बचता है वो क्या हुआ, वो बचा आपका CH3CONA, ठीक है। देखो ना यहां पर ये बन जाएगा और साथ में थोड़ा बहुत पानी निकलेगा। ये जो है ये 12 ग्राम था, क्वेश्चन में ऐसा दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दिया, यहां लिखा हुआ भी आपने देख लिया, और ये चीज गिवन थी और इन्होंने पूछ ली, ये शो करो कि ये जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस क्वेश्चन की वजह से सही हो रहा है। तो हो रहा है ना भाई, यहां पर देखो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा लॉ कहता था। यहां पर इन दोनों को ऐड करो तो ये कितने होंगे, 14.2 ग्राम, इधर इन दोनों को ऐड करो 12 प्लस 2.2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14.2 ग्राम, हेंस प्रूव्ड हो गया। लिखने लिखाने में आप देख लेना आपको कैसे लिखना है भाई, लिख देना पूरे रिएक्शंस को, फिर मास ऑफ रिएक्टेंट को बता देना, मास ऑफ प्रोडक्ट को बता देना, दोनों इक्वल टू है, हेंस प्रूफ है ना। बोर्ड एग्जाम बोले तो बोर्ड नहीं, स्कूल के एग्जाम है, 11th का चैप्टर है, तो स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब हमारा जो अगला लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो मैं अगेन थोड़ा बहुत पेन उठा लेता हूं, ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये लॉ क्या कहता था ये समझो, ये लॉ कहता था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड इज made up of, is found to be made up of, या फिर is made up of same elements which combine in a fixed mass ratio। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुम्हें ये लॉ बता दिया, एक लाइन का लॉ है, अ केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स विच कंबाइन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो। क्या हुआ इसका मतलब ये समझ लो, देखो कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लो आप, मैंने ले लिया H2O, ये केमिकल कंपाउंड, भाई कंपाउंड ही है ना। अब ये H2O कहीं का भी हो, मतलब ये मेरे होम का हो, घर का पानी हो, या किसी और रिवर का पानी हो, या ये वेल का पानी हो, कुएं का, ये जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब इनमें हमेशा सेम एलिमेंट्स रहेंगे। अ केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, और हमेशा वो फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होंगे। अब इसका मास रेशियो कैसे निकालोगे, एक H का मास कितना होता है 1, तो 2H का कितना हो जाएगा 2:2 में, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2:में 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 में 8। ये इसका मास रेशियो है और ये हमेशा फिक्स रहेगा, यही तो ये लॉ ने कहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इधर देखो, मैं यहां पर CaCO3 को हीट करता हूं तो CaO+ में CO2 बनता है, ठीक है ना। एक मेथड तो CO2 को बनाने की ये थी, एक मेथड ये है कि कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दूंगा तो सीधे सिंपल मेरे को क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, ये भी एक मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, और दोनों मेथड में मैंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट्स तो हमेशा सेम है।
अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड में आप एक्सहेल कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो ब्रीथिंग सिस्टम में, रेस्पिरेशन में, तो उसमें भी यही तो CO2 निकालोगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई और एलिमेंट्स आ जाएंगे, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तभी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और जो मास रेशियो है वो भी फिक्स रहेगा, एक कार्बन का वेट होता है 12, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ हो जाएगा 32, तो इसका रेशियो हो जाएगा 12:32। इसका भी क्या हो जाएगा 12:32। आप सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3:8। ठीक है ना भाई, सिंप्लीफाई करो, ये 6 होगा, यहाँ 16 होगा, फिर और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 3:8 आ गया। खैर ये तो मैथमेटिक्स है। जो है फिक्स इसका क्या रहेगा 3:8 मास रेशियो रहेगा CO2 का। तो ये लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छी बात है। किसने दिया था ये लॉ? मैंने दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया था, मैं भावनाओं में बह जाता हूं। तो ये तो कंप्लीट हो गया ना। ये लॉ देने वाले थे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट प्राउस्ट। ये मेरे ही स्टूडेंट थे, लेकिन खैर भूल गए, ये मुझे बहुत पुरानी बात है, 250 साल पुरानी। तो इन्होंने ये लॉ दिया था, है ना। नाम याद रख लेना, नहीं भी रखो तो भी, अब तो याद रख ही लोगे, मेरे स्टूडेंट हैं यार, तुम जैसे मेरे स्टूडेंट हो वैसे सब, यू नो। तो खैर ये जो CO2 का मास है वो फिक्स हो गया। ये लॉ समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अ केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। कोई सा भी केमिकल कंपाउंड है हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना। कोई भी हो, जैसे अब मैं CuCO3 को ले लूं, CaCO3, तो भाई ये हमेशा यही रहेगा ना, तभी तो उसको CaCO3 बोलेंगे। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी मेथड से बना लो, जैसे CO2 बनाई थी, किसी भी मेथड से बनाओ, और हमेशा जो रेशियो रहेगा मास रेशियो वो भी फिक्स रहेगा। तो ये लॉ था, समझ में आया हमें ये लॉ अच्छे से। पर इसकी लिमिटेशन क्या थी? इसकी लिमिटेशन भी थी, बताता हूं आपको, एक मिनट। इसकी लिमिटेशन जो थी, 2 लिमिटेशन हम समझते हैं। अच्छा, लिमिटेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? किसी को मत बताना ये बात। तो खैर लिमिटेशन इसकी जो पहली थी वो था सिंपल भाषा में आइसोटोप्स। अब ये लोग आप समझ जाओ, आपने 9th में पढ़ा होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन को ही ले लो आप। हमारे पास एक कार्बन होता है 12, एक होता है 14 और एक क्या है 16। ये तीनों कार्बन है, लेकिन एक का मास, अच्छा इन सब के एटॉमिक नंबर 666, लेकिन इनका मास नंबर इधर 12 है, इसका 14 है, इसका 16 है। तो अब मैं इनसे CO2 बनाऊं, ये CO2 एक बनाया, ये CO2 एक बनाया, ये CO2 एक, कहोगे तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड ही, ठीक है। लेकिन यहां पर मास नंबर है 12, यहां पर 14, इधर 16, तो मास रेशियो भी चेंज हो जाएगा। इधर 12:32, इधर 14:32, इधर 16:32, तो ये तो डिफरेंट हो गए। तो यस, बात तो सही है कि केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, बट इन केस ऑफ आइसोटोप्स द मास रेशियो कैन नॉट बी फिक्स्ड, है ना। अगर आइसोटोप्स से बने हुए हैं ना कंपाउंड्स, तो मास रेशियो फिक्स नहीं है, ये लिमिटेशन था। खैर कोई बात नहीं, लॉ तो दिया, तो साइंटिस्टों को इच्छा हुई ना पढ़ने की, तभी तो उन्होंने पढ़ा। एक लॉ तो ये समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स क्या है, किसका लिमिटेशन है, किसका डीमेरिट है, कांस्टेंट कंपोजिशन वाले लॉ का। एक और लिमिटेशन आता है, वो भी समझा देता हूं आपको। इस लिमिटेशन में क्या हो रहा था, कंपाउंड सेम थे। इस लिमिटेशन में आइसोटोप वाले में कंपाउंड सेम थे, लेकिन रेशियो, मास रेशियो अलग अलग थे। इस लॉ में उल्टी चीज हो जाएगी, यहां पर कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे और मास रेशियो सेम हो जाएंगे। जैसे कि समझो, एक हमारे पास कंपाउंड है C2H5OH, ओके, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। और एक कंपाउंड है CH3OCH3, इसका नाम क्या है वो मुझे आप बताओगे, ठीक है ना। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो मुझे आप बताओगे, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, इसलिए कह रहा हूं, अभी ताजी ताजी बोर्ड एग्जाम देके आए हो। अब इसके अंदर आप देखो कार्बन कितने हैं, यहां पर कितने कार्बन है 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहां पर भी कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो इसका अगर मैं एक क्या कहते हैं उसको, कंबाइंड फॉर्मूला लिखूं, मतलब एक तरह से, तो इन दोनों का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं ना, C2H6O। भाई ये इसके लिए भी वैलिड होता है, इसके लिए भी होता है, पर कंपाउंड तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है।
और अगर मास रेशियो निकालूंगा तो 12 इंटू में 2 प्लस, मैं प्लस बोल रहा हूं मैं, इस 2 में 1 इंटू में 6 और यहाँ 16, तो 24 इस 2 में 6 इस 2 16, ये मास रेशियो निकला। ठीक है ना, आप उसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना। अब ये जो मास रेशियो है इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, तो सेम तो मास रेशियो निकल आया, लेकिन कंपाउंड सेम नहीं है, इसलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, डीमेरिट हो जाएगा कि सम कंपाउंड्स हैव सेम मास रेशियो बट दीज कंपाउंड्स आर डिफरेंट, डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑल्सो हैव सेम मास रेशियो। एंड एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसका डीमेरिट भी। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, रस्टर मिटा देते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो अभी हाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ओके, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे क्वेश्चन हम करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। ओके, तो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन दिया, उन्होंने हमें 3 मेथड दिए, 1 2 3, और इन तीनों मेथड में उन्होंने कॉपर ऑक्साइड को बनाने की अलग अलग प्रोसीजर बताए हैं। इस प्रोसीजर में उन्होंने ये कहा कि जब हमने कॉपर ऑक्साइड को बनाया है तो पहले प्रोसीजर में 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अंदर 1.75 ग्राम कॉपर हमें मिला। दूसरे केस में 1.43 कॉपर ऑक्साइड में 1.14 कॉपर मिला, और तीसरे मेथड में 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में हमें 1.46 ग्राम ऑफ कॉपर ऑब्टेन हुआ। तो इन्होंने कहा कि आप इस सारे ऑब्जर्वेशन से प्रूफ करिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इस मेथड को वैलिड करता है, या ये मेथड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को इलस्ट्रेट करता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, हमें यूनिटरी मेथड आपने पढ़ी है, क्लास 7th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी। यूनिटरी मेथड होती थी कि भाई 10 चॉकलेट 10 रुपए की है तो 5 चॉकलेट कितने की है ना, इतने में इतना तो उतने में कितना। तो यहां पर भी बस वही होना है कि जब 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हम ये पता कर सकते हैं कि 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर होगा, कितना कॉपर होगा। कैसे लगाओगे पता, 1.75 को आप डिवाइड करोगे 2.19 से और इंटू में 100, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी आपकी 79.91 के आसपास। सिमिलरली यहां पर भी आप क्या करेंगे, 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में कितना ग्राम कॉपर मिलेगा आपको ये पता करना पड़ेगा, है ना। ये मैं कॉपर के ग्राम लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ जाना मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, 1.14 को आप डिवाइड करोगे 1.43 इंटू में 100, तो वैल्यू यहां पर भी ऑलमोस्ट 79 पॉइंट समथिंग आएगी, शायद से 79.72 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1.83 डिवाइडेड बाय 1.46 इंटू में 100, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, 79.72 या 78 के आसपास, ठीक है ना। बस इस तरह से कुछ वैल्यूज आएगी, मतलब ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आ रही है कॉपर की। इसका मतलब क्या है कि 100 हर प्रोसीजर से अगर आप 100 ग्राम, इस एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या था पता है, क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ इतना कॉपर बनाया था, इतना कॉपर ऑक्साइड बनाया था। हमने हर प्रोसीजर से ये पता करा कि अगर हम हर मेथड से 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 79 पॉइंट समथिंग, मतलब मैं कह सकता हूं 80 ग्राम ऑफ कॉपर का परसेंटेज मिलेगा, और 20 किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड किससे बना है, CuO से। तो आप समझ रहे हो यहां पर तीनों मेथड में रेशियो सेम आ रहे हैं, कॉपर के मास रेशियो, यही तो इस लॉ ने कहा था। अब कॉपर ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मैं इधर लिख देता हूं, आप यहां देख पा रहे हो कॉपर ऑक्साइड। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता था, हर कंपाउंड एलिमेंट से बनता है, सेम एलिमेंट से बना हुआ है, और जो एलिमेंट्स का मास रेशियो होता है जिससे वो कंबाइन होते हैं वो भी फिक्स होता है। तो यहां पर वही चीज बता दी गई कि जब इस मेथड से हमने 3 मेथड से अलग अलग मेथड से कॉपर ऑक्साइड बनाया है तो मास रेशियो सिमिलर, ऑलमोस्ट 80:20। यही तो यहां पर बताया गया, तो हेंस प्रूव हो गया, क्योंकि यहां पर मैंने इसको 80 ले लिया, एक राउंड ऑफ करके एक तरह से 80 है ना। आप चाहो तो 79 सिमिलर ही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस क्वेश्चन में प्रूफ हो गया, ये जो है ना आपने सॉल्व करा इससे प्रूफ हो गया। मतलब इस मेथड से अगर 100 ग्राम कॉपर बना रहे हैं तब भी रेशियो आपका 80:20 आएगा, इस मेथड से बनाओगे तब भी आएगा, इस मेथड से बनाओगे तब भी आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम कैसे बताओगे मुझे, तुम तो मेरे सामने हो ही नहीं ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना समझ में आया कि नहीं आया आज से। अब बात करते हैं लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ठीक है, ये भी बड़ा अलबेला लॉ है और बड़ा प्यारा लॉ है, और ये लॉ देने वाले एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। घबराओ मत, मैं अपना नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं है यार, मैंने बहुत सारी रिसर्च कुछ नहीं करा, मतलब ऐसे ही बस मजाक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, पता नहीं तुम्हें हंसी भी आती होगी कि नहीं आती होगी। खैर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, हम इस वाले लॉ पर हैं अभी। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, तो एक एलिमेंट्स के मास को अगर आप फिक्स कर दो, दूसरे एलिमेंट को आप फिक्स ना करो, तो जो मल्टीपल प्रोपोर्शन का रेशियो बनता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर होता है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पहले मुझे लिखने दो, फिर समझाऊंगा तुम्हें और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। ये ऐसे ही लॉ है कि इसको अगर एक बार पढ़ो तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ता। देखो, when according to this law, when इसकी इंक थोड़ी सी खत्म हो गई, according to this law, when two elements combine to form two or more compounds, टू और मोर कंपाउंड्स, यहां तक कोई डाउट है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट which combine with the fixed mass of other element bear a simple whole number ratio to one another. When two elements combine to form two or more compounds, then the mass of one of the element which combine with the fixed mass of other element bear a simple whole number ratio to one another. इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। साइंटिस्ट का नाम था डेल्टॉन, इसने दिया था ये लॉ। किसने दिया था? डेल्टॉन। अभी अगले लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे डेल्टॉन एटॉमिक थ्योरी भी, ठीक है ना? तो इसने ये लॉ दिया था। ये लॉ अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अब एक एग्जांपल दे रहा हूं और गारंटी है उस एग्जांपल के बाद इस लॉ में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, मैं इधर ही समझाने की कोशिश करूंगा, है ना? हमें दो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। भाई, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, तो दो एलिमेंट्स ले लिए, यहां तक लॉ समझ में आया। टू और मोर कंपाउंड्स, तो इससे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने पड़ेंगे, तो हम 5 कंपाउंड बनाएंगे, है ना? सबसे पहला हम बनाएंगे नाइट्रोजन से N2O, इसको बोलते हैं आप नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, देन N2O3, ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हो गया, N2O4, N3O4, ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो गया, और एक मिनट, ये 2 रहेगा, ठीक है ना? एंड देन N2O5, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया। मैं फिर बता देता हूं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो मैंने दो एलिमेंट लिए, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने थे, मैंने 5 कंपाउंड बना दिए। अब उसने कहा देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब इनमें से किसी एक एलिमेंट को लेना पड़ेगा, वो कंबाइन होगा दूसरे एलिमेंट से, और जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन होगा उसको, उसके मास को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर फिक्स कर देंगे नाइट्रोजन के मास को। तो अगर आप देखो, यहां पर 2 नाइट्रोजन थे, यहां पर 1 था, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस पूरे को 2 से इंटू कर सकता हूं। तो यहां पर जैसे ही मैं 2 से इंटू करूंगा, जैसे ही मैं 2 से इंटू करूंगा, तो मैं इसको अगर मिटा दूं तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2, कुछ फर्क नहीं पड़ा।
ये तो मैंने क्या है, इसको अभी अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये NO हो जाएगा वापस से। हमने क्या करना था, हमने N2 नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन अभी फिक्स नहीं है, तो देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास किसका है, नाइट्रोजन का। बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। तो इसने ये कहा है जो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होगा, जो ऑक्सीजन वाला एलिमेंट होगा, उसका मास रेशियो हर जितने भी कंपाउंड्स है उसमें सिंपल बनेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा ये देखो, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। यहां पर आप देखो नाइट्रोजन का मास कितना है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का मास कितना होगा 28। तो यहां भी 28 आएगा, इधर भी 28 आएगा, इधर भी 28, इसके नीचे भी 28 और यहां भी 28। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहां पर एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो यहां 16, दो का कितना होगा 32, तीन का कितना होगा 48, उसके बाद और 16 जोड़ दो। ठीक है, मैं जोड़ देता हूं, आप भी जोड़ लो, 64 है ना, फिर 16 जोड़ लो तो 80। चलिए ये मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, ये आपको समझा दिया हमने। ये किसके मास मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के मास। समझ में आ गया कैसे, यहाँ पर 16, यहाँ 32, इधर 48, इधर 64, इधर 80। अब अगर तुम इनके मास निकालो, इनके मास रेशियो, मास तो तुमने निकाल लिया, मास रेशियो निकालोगे तो मैं लिख देता हूं 16 क्या था 32, 48, 64 और 80। इसके जब तुम मास रेशियो निकालोगे ना तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ही तो बन रहा है। देखो इस पूरे को 16 से तुम अगर डिवाइड करोगे तो 1:2:3:4:5, यही तो चीज कही थी इस लॉ ने। समझ में आया एग्जाम्पल आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट एग्जाम्पल है, हर बुक में दे रखते हैं ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को हमने 5 तरह के बनाए, उसमें हमने नाइट्रोजन को फिक्स करा। ऑक्सीजन का मास रेशियो हमें क्या मिला, सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। हर एक ऑक्सीजन का जो मास रेशियो था वो सिंपल बना, होल नंबर बना। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब इस पर एक हम लिमिटेशन देख लेते हैं। तो लिमिटेशन में बोल के बता देता हूं, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये आप याद रखना। इसका लिमिटेशन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। एग्जांपल में आप देख लो FeO होता है। अभी FeO सिर्फ ऐसा लग रहा है FeO है, लेकिन यहां पर है ना 0.94 या 98 या 96 ऐसा कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो ये एक फ्रैक्शन होता है हर एलिमेंट का, जब वो कंबाइन होते हैं किस हिसाब से कंबाइन हो रहे हैं। तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अब हम इस पे कर लेंगे अभी हाल। ओके, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर उन्होंने कहा है कि 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मतलब 2 मेटल ऑक्साइड लिए गए हैं जिसमें 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली इंक्लूडेड है। 2 मेटल ऑक्साइड है तुम्हारे पास, उसमें उन्होंने कहा है कि एक मेटल ऑक्साइड में 27.6% ऑक्सीजन है और दूसरे मेटल ऑक्साइड में 30% ऑक्सीजन है। 2 मेटल ऑक्साइड है, एक में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 27.6%, दूसरे में 30%। और उन्होंने यहां पर पहले ऑक्साइड का, इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4, तो आपको फाइंड करना है सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा। अब कैसे सॉल्व करोगे, आसान है। देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑक्साइड की। ये मैंने लिख दिया है फर्स्ट ऑक्साइड। फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर हमें दिया हुआ है कि 27 पॉइंट, अब मैं परसेंटेज को मास से ले सकता हूं, मान लेता हूं मैं 100 ग्राम हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, पहला ऑक्साइड। तो उसमें 27.6 किसका परसेंटेज है, ऑक्सीजन का। तो मेटल का परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस 27.6 कितना हो जाएगा, 72.4। ये क्या हो जाएगा, किसका परसेंटेज, पार्ट्स बाय मास ले लें हम इसको, ऑफ मेटल। मैंने क्या लिखा है समझा रहा हूं आपको। देखो मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मेटल ऑक्साइड है पहला वाला, तो उसमें जो मेटल की क्वांटिटी है वो होगी 72.4% और जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो जो गिवन है हमने उससे ही निकाल ली है चीज। अब हमें एक चीज और दी है कि फॉर्मूला क्या है, M3O4। तो यहां पर से तुम रिलेट कर पा रहे हो
72.4 पार्ट्स बाय मास, ये 4 पार्ट्स बाय मास या 72.4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो मैं यहां लिख रहा हूं 72.4 पार्ट्स बाय मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, कितने एटम है? 3 एटम्स, 3 एटम्स ऑफ मेटल, 3 एटम्स ऑफ मेटल। यह हमें गिवन है। यहां पर आप मतलब कह सकते हो गागर में सागर वाला क्वेश्चन है। यहां पर उन्होंने दे चुके हैं वो चीज कि पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला M3O4 है और ये हमने यहां पर निकाल लिया था परसेंटेज वाइज। तो जो 72.4 पार्ट्स हैं, जो 72 मतलब 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड में 72.4 ग्राम मेटल से कितने एटम बन रहे हैं मेटल के? 3 एटम बन रहे हैं, M3O4। तो 27 कितना था? 6% था ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन से कितने एटम बनेंगे? ऑक्सीजन के 4 एटम बनेंगे। ये चीज तो गिवन थी, 4 एटम बनेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब उन्होंने हमें दूसरे मेटल, दूसरे ऑक्साइड की बात करने को कहा, तो मैं सेकंड ऑक्साइड लिख देता हूं। सेकंड ऑक्साइड भी देखो M से बना होगा और O से बना होगा, ये तो बनी बात है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई तो करा नहीं है मेटल कौन सा है ना। तो मेटल तो M ही हम लेंगे, ऑक्सीजन भी हम O तो लेना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि 30% क्या है? ऑक्सीजन है। ये किसका परसेंटेज था? ऑक्सीजन का। तो भाई बनी बात है 70% किसका हो जाएगा? मेटल का। अब ऊपर देखो, ये एक ही मेटल ऑक्साइड की बात चल रही है, सिर्फ परसेंटेज अलग अलग हो रहे हैं, है ना, रेशियो अलग अलग हो रहे हैं। अब कैसे समझो इसको सॉल्व करोगे? यूनिटरी मेथड इधर भी यूज होगी। यहां पर आप लोग देख रहे हो कि यहां पर 72.4% मतलब 72.4 ग्राम ऑफ मेटल के अंदर 3 एटम है। समझना, यहां मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। 72.4 पार्ट्स बाय मास में कुछ भी नहीं, ये लिखता हूं 72.4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड के अंदर 72.4 ग्राम ऑफ मेटल में हमें कितने एटम्स मिल रहे हैं? मेटल के 3 एटम्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ 3। तो क्वेश्चन है 70 में कितने मिलेंगे? 70 ग्राम में आपको कितने मिलेंगे? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 अपॉन में 72.4 इंटू में 70। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2.90। ये क्या निकाला तुमने? मेटल एटम। मेटल के एटम निकले हैं, ये क्या निकले? जिस तरह यहाँ 3 एटम थे ना 72.4 में, इसी तरह 70 ग्राम में कितने मिलेंगे? 2.90 एटम। 2.90 एटम। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहां पर हमारे पास ये तो खत्म हो गई कहानी, है ना। अब हमारे पास यहाँ क्या था? 27.6 ग्राम में कितने एटम थे? 4। तो 30 में कितने निकलेंगे? सिंपल है, 4 अपॉन में, ये यूनिटरी मेथड है यार, मैथमेटिक्स है। 4 अपॉन में 27.6 इंटू में कितना था? 30 में निकालना है, तो 30 से इंटू कर दो। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट 4.35 करके कुछ आंसर आएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये क्या आ गया? ऑक्सीजन के आइटम। मतलब जब 27.6 में 4 एटम होंगे तो 30 में कितने होंगे? 4.35। तो मेरे पास दो वैल्यू हुई, एक M की वैल्यू हुई और एक O की। M की क्या आई? 2.90 इस टू में 4.35। इसको थोड़ा मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 1:2 में 1.5, है ना। ये अगर डिवाइड वगैरह करके देखोगे तो ये आएगी। अब इसको 2 से इंटू कर दूंगा तो क्या होगा? ये तो 2 हो जाएगा और ये 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? M2O3। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सेकंड ऑक्साइड का? M2O3। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना, क्योंकि मैं कैमरे से तो पूछूंगा नहीं। ठीक है, सिंपल था यार, यूनिटरी मेथड था। मतलब हमने क्वेश्चन में गिवन था उनके कि 72.4 ग्राम में 3 एटम आएंगे, तो 70 ग्राम में कितना आएंगे ये निकालना था। तो यहां पर बस वही तो करा है हमने। अब कैलकुलेशन वगैरह आप लोग कर लेना, ये तो मैंने पहले से ही कर गुरा के आपको बता दिया। अब यहां करने बैठूंगा तो मैथमेटिक्स है यार, है ना, 8th 9th की, तो इतना तो आप समझ रहे होगे। चलिए, अब हम ये लॉ तो पढ़ चुके हैं, अब हमारी इस लॉ को कंप्लीट करने की बारी है। तो हम समझेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
इस लॉ को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम भी आर से ही स्टार्ट होता था, जैसे रेसिप्रोकल तो वैसे रिचर, है ना, RETCHER, है ना, ये नाम याद रख लेना आप लोग। ये लॉ रिचर ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो एलिमेंट A एंड B कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ द मासेस इन विच A एंड B कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक बार हम पढ़ते पढ़ते करेंगे इसको। देखो, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B, तो मैं A को ले लेता हूं, चलो ऐसे भी मत लिखो, मैं ले लेता हूं कार्बन और B ले लेता हूं ऑक्सीजन। दो एलिमेंट ले लिए विच कंबाइंड सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट C, तो मैंने थर्ड एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया। मतलब ये जो दोनों एलिमेंट है इन्होंने सेपरेटली इससे कंबाइन किया। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ तो CH4 बन गया, ठीक है ना। वैसे तो और भी कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए ले रहे हैं। जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो H2O बना, और जब कार्बन इससे मिले आपस में तो CO2 बना। तो अब इन्होंने बोला क्या इस लॉ में, इन्होंने ये कहा कि द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B which combines separately with a fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple ratio of the masses in which A and B combine together। कैसे, अब समझो, तीन कंपाउंड बने CH4, H2O एंड CO2। समझना, बहुत ध्यान से देखना, इसमें रेशियो निकालो तुम तो डायरेक्ट। 12:4 में 4, यही होगा रेशियो। इसका होता है 12, इसका 4, ठीक है ना। इसका रेशियो निकालोगे तो 2:2 में 18, 16, 2:2 में 16, और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो निकालोगे तो 12:2 में 32। अब उसने एक चीज कही थी कि जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहां पर थर्ड एलिमेंट क्या था, हमने लिया था C, क्या लिया था हमने, A हमारे लिए क्या था, A क्या था भाई, कार्बन था, ये A कार्बन था, B हमारे लिए ऑक्सीजन था, C हमारे लिए हाइड्रोजन था। तो इसका मास तो फिक्स होना चाहिए। अब अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इसको 2 से इंटू कर दूं। अगर इसको 2 से इंटू करूंगा तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से इंटू कर दिया। तो अब रेशियो क्या बन जाएगा, 4:2 में 32। अब एक चीज नोट कर रहे हो, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये A है और ये B है, कार्बन और ऑक्सीजन। इनका रेशियो देखो क्या है, 12:2 में 32 है। इन दोनों में देखो कार्बन ऑक्सीजन, यहां कार्बन कितना है 12, इधर लिखता हूं 12, और यहां ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 32। अब लॉ पढ़ो, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन, विच सेपरेटली कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C, मतलब हाइड्रोजन, इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ द मासेस इन विच A and B कंबाइन टुगेदर। मतलब समझ रहे हो, इन्होंने इनके साथ जो कॉम्बिनेशन किया उसका रेशियो और आपस में जो कॉम्बिनेशन किया उसका रेशियो या तो सेम होगा, और इस केस में सेम ही है, इस केस में सेम ही है, या तो फिर कुछ ना कुछ सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा। तो ये लॉ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। अब इस पे हम करेंगे एक क्वेश्चन। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे। देखो क्वेश्चन कितना आसान है। कहते हैं NH3 कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। NH3 जो कंपाउंड है उसमें इतना परसेंटेज नाइट्रोजन का है, इतना हाइड्रोजन का है। इसी तरह वाटर एक कंपाउंड है, उसमें 88% ऑक्सीजन है, 88.90, और 11.10% किसका है, हाइड्रोजन का है। और अगर बात करें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की तो उसमें हम देख रहे हैं 63.15% ऑक्सीजन है, और बाकी बचा हुआ परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का है। तो कहते हैं कि ये जो डाटा है आपको ये प्रूव करना है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को डिफाइन कर रहा है, उसको प्रूफ कर रहा है। चलिए समझते हैं इसको। आप अगेन हम ट्राइंगल बना देते हैं एक ऐसा, ठीक है, जैसे उसमें बनाया था अभी लॉ करते समय। अब यहाँ पर जो एक चीज कॉमन मिलती है वो यहाँ हाइड्रोजन मिल रही है। आप देखो
तो इधर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा नाइट्रोजन, इधर आ जाएगा ऑक्सीजन। अभी ये दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं N2O3, ये दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं NH3, और ये दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं H2O। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो सेम होगा इनके अलग अलग कंबाइन होने पे। समझ लो, जिस तरह से अभी मैंने आपको CHO में समझाया था, आसान है प्रूफ करना, कोई मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, ये जो फर्स्ट लाइन है इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है आपको कि 17.65, अब ये सब परसेंटेज में दिया है तो मैं मान सकता हूँ 100% को मैं 100 ग्राम ले सकता हूँ, तो सब चीज़ें ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि 17.65 ग्राम हाइड्रोजन अगर 82.35 ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से कंबाइन होगा, ये मैं पता कर सकता हूँ। कितने से होगा भाई, बहुत आसान है यार। 82.35 को आपको डिवाइड करना है 17.65 से। ठीक है, आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 4.75 के आसपास। ठीक है, 4.7 भी ले लो तुम। ये तो एक चीज़ हो गई, समझ में आ रहा है। यूनिटरी मेथड से मैंने क्या पता कर लिया, पहली लाइन से इनने हमें दिया था कि इतना हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, इतने से तो मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह सेकंड को देखो आप, उसने कहा कि वाटर जो कंपाउंड है उसमें 88.90% ऑक्सीजन है, वो किससे कंबाइन हो रहा है, 11.10 से हाइड्रोजन से। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि जब अगर 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होगा 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, क्यों नहीं लिख सकता। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 80.01 के आसपास या 05 जो भी है। ठीक है ना, फिगर मुझे याद नहीं, आप करके देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये समझो, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोच का होना जरूरी होता है कि किस तरह हम अप्रोच करें। कंसेप्ट वो यूज होने वाला है, मैंने आपको समझा दिया। अब ये मैंने किसका क्या निकाला था, नाइट्रोजन का, और ये ऑक्सीजन का। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन से इतना ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन होगा और इधर 1 ग्राम हाइड्रोजन से इतना ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होगा। तो मैं यहां पर रेशियो निकालूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन कितना था, 4.75 में 8.1। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूं अगर 4 से भी इंटू करूंगा तो 1:2 में 1 पॉइंट कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए, 1.7 के आसपास आएगा। 1:2 में 1.71 मान लो या 72 कुछ ऐसा। ये है रेशियो जो हमने ये डाटा निकाला, समझ में आया। अब तीसरी लाइन देखो, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन, ये है N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, N2O नहीं था वो। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, 63.15, और इसकी कितनी है 36 नाइट्रोजन की 36.85। इसका रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो एग्जैक्ट इसके जैसा आएगा, ऑलमोस्ट मतलब 1:2 में 1.71 कुछ भी, 1.71 या 73। तो ये दोनों सेम आ गए रेशियो, और यही तो हमारे को उस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ने बोला था। तो आप लोग समझ गए ना ये लॉ किस तरह से प्रूफ होगा। प्लीज मुझे बताना कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं वैसे तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करेंगे आखिरी लॉ की, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या फिर गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स मैंने बताया था एक साइंटिस्ट का नाम था, और ये बात थी तकरीबन 1808 की जब इन्होंने ये लॉ दिया था, 1808। ठीक है, स्कूल के दिन थे, हम लोग पढ़ाई करते थे, तभी इन्होंने ये लॉ दिया था गे-लुसेक्स ने, है ना। ओके, तो खैर इस पर टिक कर देते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक है। चलिए इस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने बहुत ही साधारण बात बोली थी, पहले बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस
law, according to this law, gaseous reactant always combine to form gaseous products and they do so in simple ratio and measured in volumes। क्या मतलब है इसका? आसान भाषा में बताऊं, जब जो रिएक्टेंट होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो अगर रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो गैस होगी तो प्रोडक्ट भी गैस में बनेगा। एग्जाम्पल आप देख लो, ये H2 है, ये Cl2 है और ये बनाएंगे आपके 2HCl। तो ये भी गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस बनेगी। तो जब गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे वो गैसियस प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बात इन्होंने बोली, गैसियस रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट एंड दे डू सो इन सिंपल रेशियो, है ना। सिंपल रेशियो कैसे? यहाँ पर देखो, स्टोइकियोमेट्रिक 1 इधर भी 1 इधर 2, तो इसका अगर रेशियो पूरी रिएक्शन का निकालोगे तो क्या होगा? 1:1:2। ये सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा हमेशा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ये समझते हैं। एंड मेजर्ड इन वॉल्यूम्स, तो गैस को हमेशा वॉल्यूम में ही आप नापते हो, ये तो आपको पता होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये रिएक्शन लिखता CaOCO3 गिव CO2 प्लस में CaO, तो यहाँ पर ये चीज को तो हम गैस है इसकी बात नहीं करते, लेकिन ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब इसको तुम लीटर में थोड़ी नापोगे। वॉल्यूम का नापना मतलब क्या होता है? वॉल्यूम में मेजर करना, लीटर में नापना। इसको आप ग्राम में लोगे, भाई 100 ग्राम लिया है, 200 ग्राम लिया है। इसी तरह जब गैस की बारी आएगी तो हम लीटर में देखेंगे उसको, लीटर मिलीलीटर में देखेंगे, है ना। 1 लीटर 2 लीटर वॉल्यूम इस तरह से नापेंगे, वॉल्यूम से। तो यहां पर उन्होंने ये बोला। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल बड़ा सिंपल है, +3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पर ये क्या अमोनिया बन रही है? यहाँ पर देखो, ये सब गैस है और ये भी गैस। तो यहाँ पर भी रेशियो अगर आप देखो तो सिंपल है, 1:3:2 में 2, ठीक है ना। वही बात बोली, एंड दे डू सो इन सिंपल रेशियो एंड मेजर्ड इन वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम में ही नापेंगे भाई। ये अगर हमने 1 लीटर लिया है, मतलब 1 वॉल्यूम बोल दें हम इसको, 3 वॉल्यूम, और इसको हम 2 वॉल्यूम में ले रहे हैं। इसी तरह इसको मैं 1 वॉल्यूम में ले रहा हूँ, इसको 1 वॉल्यूम में और इसको 2 वॉल्यूम में। तो ये था गैलुसेक्स लॉ, ठीक है ना। इससे ही थोड़ा मिला जुला अभी बहुत सारे आगे भी लॉ आएंगे, बर्जेलियस हाइपोथेसिस और अवोगाड्रो, मतलब इतना भी मिला जुला नहीं है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी ये 5 लॉ को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते थे, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ही एक्चुअल में कौन सा लॉ है? गैलुसेक्स लॉ है। तो कंफ्यूज मत होना, यही लॉ कौन सा है? गैलुसेक्स लॉ है, ठीक है। गैलुसेक्स ने इसको दिया था, ये लॉ था। ओके, इस पे बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, आगे की क्लासेस में हम उसको करेंगे। थोड़ा आप क्या है, क्वेश्चंस को मिलाना पड़ेगा, कुछ 2-4 कंसेप्ट को मिलाएंगे और क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। ये लेक्चर अब खत्म करते हैं। और अब भाई मैं पक्की बात बताता हूँ, कोशिश पूरी है, हर रोज वीडियो तो नहीं बनेगी, अल्टरनेट डेज पे वीडियो जरूर आएगी, कि मतलब एक दिन 12th, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th, इस तरह से थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि 9th 10th भी ले रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ कंबाइन करके प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आई होप आप लोगों की विशेष साथ रही तो बिल्कुल इस ट्रेंड पर हम चलेंगे और काफ़ी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेफ रहिए, है ना। आप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पहले डर कुछ ज़्यादा था लेकिन केसेस कम थे, अब चीज़ें उल्टी हो रही हैं। तो थोड़ा अपने आप को बचा के रखो भाई, घर पे रहो, पढ़ाई वढ़ाई करो, चिल, एंड बाकी कल देखते हैं।